हेलो ऑल द स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय अथॉरिटी। आज इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक को कवर करेंगे उसका नाम है द एनलाइटमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन पॉलिटिकल साइंस। क्या है ये एनलाइटमेंट और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है पॉलिटिकल साइंस पर। इस टर्म का मतलब है किसी भी एरिया में जब हम बहुत ही ज़्यादा डीप नॉलेज को गेन करते हैं, हमारी बुद्धि का विकास होता है। विजडम यानी हमारी बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि का विकास होता है, हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप्ड होती है, ठीक है। और हम किसी चीज़ को समझते हैं कि कोई भी चीज़ हो सकती है हमारी, इसमें ना इसके अंदर आती है हमारी पर्सनल ग्रोथ होती है। उसके बाद हम एक तरह से बहुत ज़्यादा एज ऑफ विजडम की ओर जाते हैं, नॉलेज की ओर जाते हैं। वो पीरियड होता है एनलाइटमेंट का। इसका हिंदी नाम है ज्ञानोदय। इसका मतलब हमारे ज्ञान का उदय होता है। उदय का मतलब होता है रेज, यानी बढ़ता है वो। यह है एनलाइटमेंट की एज। इसका राजनीति विज्ञान पर क्या प्रभाव पड़ता है वो हम समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। द एनलाइटमेंट वॉज एन इंटेलेक्चुअल मूवमेंट। ये जो था एक बहुत ही, हम कह सकते हैं, बौद्धिक आंदोलन था। इंटेलेक्चुअल यानी बहुत ही बौद्धिक, और मूवमेंट यानी आंदोलन। दैट इमर्ज इन 17th एंड 18th सेंचुरी। 17वीं से 18वीं शताब्दी के अंदर वो आता है। एक उदय होता है, एक मूवमेंट चलाया जाता है, एक आंदोलन। वी कैन से दैट एम्फसाइजिंग रीजन, हमारे तर्क को बहुत ज़्यादा, तर्क पे बात करता है। हमारी जो हमारी सोचने की शक्ति है, साइंस के ऊपर बात करता है। विज्ञान और इंडिविजुअल राइट्स यानी व्यक्ति के अधिकारों की बात करता है। ये एज, ये जो एक ऐसी एक एज आई थी। इट लेड द फाउंडेशन फॉर, और ये वास्तव में फाउंडेशन, नींव तैयार करता है मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट के लिए। फिर जैसे हम देखते हैं, पहले हम पढ़ते हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, जिसमें प्लेटो, एरिस्टोटल, कन्फ्यूशियस, मैकियावेली, ये सब। लेकिन जैसे ये पीरियड आता है, इसके अंदर मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट्स अपने आप साथ में आते हैं। बहुत न्यू लोग आते हैं, जिसके अंदर वो लोग अपने आइडियाज़ को लेकर आते हैं, लाइक डेमोक्रेसी के आइडिया को, सेक्युलरिज्म के आइडिया को, ह्यूमन राइट्स के आइडिया को लेकर आते हैं। और इनमें इंपॉर्टेंट थिंकर्स कौन कौन है, सच एज जॉन लॉक, मोंटेस्क्यू, वोल्टेयर, रूसो। ये सब क्या है, मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट के थिंकर्स हैं। ये ओल्ड नहीं है, ये एकदम न्यूली कंस्ट्रक्टेड, वी कैन से दैट, बहुत ही न्यू, आधुनिक विचारक, जो राजनीतिक विचारक हैं वो हैं ये। द डेवलपमेंट ऑफ पोलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर वर्ल्ड वाइड। और इसी समय क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, विकास होता है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स का, गवर्नेंस का। ओके, द एनलाइटमेंट्स कोर आइडियाज प्लेड अ क्रूशियल रोल इन मॉडर्नाइजिंग सोसाइटीज। जो इस ज्ञानोदय का जो इम्पोर्टेंट मुख्य विचार थे ना, उसने समाजों को, जो आधुनिक समाजों को बनाने में बहुत मदद की है। चैलेंजिंग ट्रेडिशनल अथॉरिटी, पुरानी पारंपरिक सत्ता को चुनौती दी है, क्योंकि ये एक मॉडर्न पीरियड का, मॉडर्न सोसाइटी के लिए बनाया गया एक उदय हुआ एक, हम कह सकते हैं, मूवमेंट था, आंदोलन था। एंड एडवोकेटिंग फॉर पॉलिटिकल एंड सोशल रिफॉर्म्स। इसके अंदर सामाजिक सुधार जो नए नए हो रहे थे उनको तवज्जो दी जा रही थी। हम इसके अंदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहला जो एनलाइटमेंट का एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, सेक्युलरिज्म, से हम थोड़ा समझेंगे क्या होता है सेक्युलरिज्म। बेसिकली सेक्युलरिज्म इज अ सेपरेशन, यानी ये क्या करता है, पॉलिटिकल साइंस को और पब्लिक अफेयर्स को रिलीजन से, धर्म से मुक्त कर देता है। धर्म का यहाँ पर इन्फ्लुएंस खत्म हो जाता है सेक्युलरिज्म के अंदर। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट आता है। द एनलाइटमेंट अपोज, जो ये एज थी, ये जो एनलाइटमेंट की, ज्ञानोदय की जो एज थी, एज हम इसे कंसिडर करेंगे क्योंकि उस टर्म के अंदर ये एज ही कही जाएगी। ओके, तो हम कहेंगे एनलाइटमेंट की जो एज थी ये अपोज्ड यानी विरोधी थी ऑफ द आइडिया ऑफ डिवाइन रूल। पहले के लोग क्या मानते थे कि राजा जो है वो सर्वोपरि है। अब राजा के अलावा कोई भी नहीं है जो उन पर शासन करने के योग्य है। वो कहते थे जो राजा है उसे स्वयं गॉड ने भेजा है, गॉड यानी भगवान ने भेजा है उन पे शासन करने के लिए। तो ये डिवाइन रूल का कॉन्सेप्ट था। हम देखते हैं थॉमस एक्विनास को, एंड उसके बाद हम देखते हैं संत अगस्तीन को। वो सब चर्च के रूल को, डिवाइन रूल और गॉड के रूल को मानते हैं। तो जिस टाइम ये एनलाइटमेंट की एज आई, लोगों में जागृति बढ़ी, ज्ञान बढ़ा, तो वो सोचने लगे कि नहीं, प्रमोटेड अ गवर्नेंस सिस्टम की बात करने लगे। वो प्रमोट करने लगे गवर्नेंस सिस्टम, क्योंकि शासन की सुव्यवस्था होनी चाहिए विच इज़ बेस्ड ऑन रैशनल लॉज,
जो सिर्फ हवा में बातें ना करे, कानून पर बात करे, कानून के ऊपर उसका निर्माण हुआ हो, ढांचा उसका कानूनी हो, ना कि रिलीजियस डॉगमा। कहते हैं ना वो यूटोपियन टाइप्स का, रिलीजियस नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, जो यूएस का संविधान है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो संविधान है, इंश्योर्ड सेक्युलर प्रिंसिपल्स, वो सेक्युलर प्रिंसिपल के आधार पर चलता है। बाय इंश्योरिंग द सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट, वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चर्च और स्टेट को दूर रखता है। प्रिवेंटिंग रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, और जितने भी धार्मिक संस्थाएं उन्हें दूर रखता है फ्रॉम इन्फ्लुएंसिंग गवर्नेंस, ताकि वो शासन को किसी भी तरीके से प्रभावित न कर सकें। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं एनलाइटमेंट के एज का इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है फ्रीडम। ये वर्ड हमें उस समय आया हमारे सभी के ध्यान में कि फ्रीडम क्या है, वह सेंटर थीम थी एनलाइटमेंट की, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंटर थीम इसे कहा गया है, राइट। सेंटर थीम थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी, एडवोकेटिंग फॉर इंडिविजुअल लिबर्टी। अब उस समय क्या हुआ है, लोगों की जागृति बढ़ती है, वो बात करते हैं नहीं, हमारे स्वयं के जो राइट हैं वो तो हमें मिलने चाहिए, इंडिविजुअल फ्रीडम की उन्हें एहसास होने लगा। अब उसके क्या अंदर क्या था, फ्रीडम ऑफ स्पीच। पहले तो गॉड का डर दिखाकर वो लोग कुछ बोल भी नहीं सकते थे, लेकिन बाद में जैसे ही इनलाइटमेंट, उनकी बौद्धिक क्षमता का विकास होता है, वो कहते हैं कि हमें बोलने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। ठीक है, हमारे थॉट्स, हमारे विचारों को हम कैसे एक्सप्रेस करें, हमारे विचार ज़रूरी हैं, हमारे विचारों को एक्सप्रेस करना आना चाहिए। थिंकर्स लाइक जॉन लॉक जो है लिबर्टी की बात करते हैं। जॉन लॉक कहते हैं, आर्ग्यूड करते हैं कि पीपल के पास नेचुरल राइट है लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी का, ये हम उनसे नहीं छीन सकते, विच गवर्नमेंट मस्ट प्रोटेक्ट। और गवर्नमेंट का धर्म है, यहाँ पे स्टेट का धर्म है कि हमारे जो नेचुरल राइट हैं उनको प्रोटेक्ट करें। ओके, ये किसका धर्म है, हमारे नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करना? गवर्नमेंट का धर्म है, स्टेट का धर्म है। एग्जाम्पल देखते हैं, द फ्रेंच रेवोल्यूशन जो आता है 1789 में, इंपॉर्टेंट है डेट, वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड। और ये जो फ्रांस रेवोल्यूशन था ना, वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड था इन आइडियाज़ से, फ्रीडम से, सेक्युलरिज्म से। वो डिमांड कर रहा था कि लिबर्टी, इक्वलिटी और फर्टर्निटी आनी चाहिए, यानी स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, बंधुत्व जो हम जिसे कहते हैं वो आना चाहिए। रीज़न का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम रीज़न का मतलब समझते हैं, ये भी इनलाइटमेंट का एक पार्ट है। द इनलाइटमेंट एम्फेसाइज्ड, इस पर भी रीज़न पर बात करता है, प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज बताया गया है एंड डिसीजन मेकिंग के लिए इंपॉर्टेंट बताया गया है रीज़न को। अब रीज़न का मतलब क्या होता है, प्लेटो जैसे कहते हैं कि रीज़न, करेज और एपेटाइट, जिसमें वो रीज़न को सबसे इंपॉर्टेंट मानते हैं फॉर द किंग, फॉर द फिलोसोफर किंग, कि कोई अगर हम पर राज करना चाहता है तो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो तर्क, उसमें क्वेश्चन की पावर होनी चाहिए, क्वेश्चन करना आना चाहिए उसको। और क्या आना चाहिए उसे? तर्क आना चाहिए। तर्क मतलब उसके सोचने की क्षमता जो है ना वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर राजा सोच भी नहीं सकता है तो क्या फ़ायदा उसके, वो हमारा आइडियल कैसे बन सकता है? आइडिया होना चाहिए। आइडिया यानी रीज़न, तर्क, ये होता है रीज़न का मतलब। तो इनलाइटमेंट यानी ज्ञान। अब ज्ञान का मतलब है तर्क। तर्क नहीं आएगा तो हम किसी भी तरीके से ये हमारी नॉलेज को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे, हम डिसीजन नहीं ले पाएंगे। इट रिजेक्टेड सुपरस्टिशन एंड इनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग। अब जो ये रीज़न आया था ना, ये हमारे अंधविश्वासों को, जो पहले के लोग अंधविश्वास कर लिया करते थे, उसे खत्म करता है। अंधविश्वासों को खत्म कर कर हमारा इनकरेज करता है, बढ़ाता है हमारी क्रिटिकल थिंकिंग। जो हम क्रिटिकल थिंकिंग कर दें, आलोचनात्मक सोच को बढ़ाता है, हमारे विचारों को, लॉजिक को बढ़ाता है। एविडेंस, हमें हर चीज़ का प्रूफ चाहिए। बेस्ड गवर्नेंस, इसीलिए इनलाइटमेंट की एज बहुत ज़रूरी थी। फिर हम देखते हैं एग्जाम्पल में, द ड्राफ्टिंग ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग हुई थी वॉज बेस्ड ऑन रैशनल डेलिबरेशन इंश्योरिंग अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस टू प्रिवेंट टिरेनी। यानी टिरेनी मतलब ऐसे लोगों से जो राज कर रहे हैं हम पर, जो बहुत ही अत्यधिक राज कर रहे हैं, उनसे बचने के लिए चेक्स और बैलेंस, कोई अपनी मनमानी रूप से ढंग से काम ना कर सके, सब पर एक दूसरे का चेक्स और बैलेंस बना हुआ रहे। तो ये यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में ड्राफ्ट हुआ था और हमने भी वहीं से अडॉप्ट किया था। रैशनल डेलिबरेशन पे हर चीज़ बनी हुई होनी चाहिए। नेक्स्ट है, इम्पॉर्टेंट है, एम्पिरिसिज्म, यानी किसी भी तरीके से हर चीज़ साइंटिफिक हो जानी चाहिए। एम्पिरिसिज्म इज द आइडिया दैट नॉलेज कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस। अनुभव से आती है नॉलेज। ज्ञान जो है ना, ज्ञान कहाँ से मिलता है हमें? अनुभव से। अनुभव यानी हमें एक्सपीरियंस हो जाता है उस चीज़ का। एंड ऑब्जर्वेशन, हमारा दृष्टिकोण, हम ऑब्जर्व करते हैं किसी चीज़ को, स्टडी करते हैं, रेदर देन रिलीजियस बिलीव्स।
हमारे धार्मिक बिलीव्स के बजाय क्या होना चाहिए, ट्रेडिशंस के बजाय क्या होना चाहिए, हमारे एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, उसके आधार पर हमें निर्णय लेने चाहिए। थिंकर्स लाइक फ्रांसिस बेकन की बात करें, जॉन लॉक की बात करें, इन्होंने इम्फेसाइज किया एम्पिरिकल एविडेंस इन डिसीजन मेकिंग की। निर्णय निर्माण के लिए ज़रूरी है कि आप एविडेंस के आधार पर यानी प्रूफ के आधार पर बात करें, हवा में बात नहीं करनी है। हवा में और रिलीजियस बिलीव जो धर्म कह रहा है उस पर तो बिल्कुल भी नहीं जाना, क्योंकि बहुत से धर्म बहुत सही बात नहीं कहते हैं और बहुत से धर्म बहुत सटीक बात भी नहीं कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है मॉडर्न डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के अंदर हम बात करते हैं। जो आधुनिक लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं यूज़ इम्पेरिकल डाटा। वो आज की जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक संस्थाएं हैं ना, वो किस चीज़ को यूज़ करती हैं, इम्पेरिकल डाटा, जो उन्हें एक्सपीरियंस से प्राप्त हुआ है, अनुभव से मिला है। सच एज ओपिनियन पोल्स, जिसमें लोगों के जनमत के पोल्स आते हैं, एंड पॉलिसी रिसर्च टू क्रिएट इन्फॉर्म्ड लेजिस्लेशन। फिर उनसे एक अच्छा विधान, हम कहते हैं ना हर चीज़ विधान के रूप में बनी हुई है, वो अपनाते हैं, क्रिएट करते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन को। फिर आता है साइंस यानी विज्ञान, जो कि बहुत ज़रूरी है। द इनलाइटमेंट इनकरेजेड, जो हमारी इनलाइटमेंट की एज थी, ज्ञानोदय की जो एज थी, वो इनकरेज करती है, उत्साह बढ़ाती है साइंटिफिक इंक्वायरी का। यानी हम जो साइंटिफिक इंक्वायरी करते हैं किसी भी चीज़ की, हम पूरी निरीक्षण करते हैं। इंक्वायरी यानी पता लगाना, टू अंडरस्टैंड समझने के लिए, एंड टू इम्प्रूव सोसाइटी, हमारे समाज को ना बढ़ावा देने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए। इट लेड टू एडवांसमेंट्स, और ये एक ऐसी एडवांसमेंट को लेड करती है, चलाती है, जो पॉलिटिकल, इकोनॉमी, लॉ और गवर्नेंस की बात करती है। फॉर एग्जाम्पल द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, हम देखते हैं औद्योगिक क्रांति, ड्रिवन साइंटिफिक प्रोग्रेस, जो औद्योगिक क्रांति थी, ज़्यादातर इंडस्ट्री इसका यूज़ किया गया, मशीन्स का यूज़ हुआ। ये किस चीज़ को बढ़ावा देती है, साइंटिफिक प्रोग्रेस को, कि वैज्ञानिक प्रगति हुई है। ट्रांसफॉर्म्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स एंड लेड टू पॉलिसी चेंजेस सच एज लेबर लॉज, इस तरह से इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स भी बदले, आर्थिक जो स्ट्रक्चर थे, ढांचे बदले, एंड लेड टू पॉलिसी चेंजेस, फिर बाद में जाके पॉलिसी चेंज हुई, लेबर लॉज आए, पब्लिक हेल्थ रिफॉर्म्स आए, अब नागरिक जागरूक होने लगे थे, लेबर्स भी जागरूक हो रहे थे, पब्लिक हेल्थ रिफॉर्म सुधार आने लगे थे। नेक्स्ट पॉइंट है यूनिवर्सलिज्म। क्या है ये यूनिवर्सलिज्म? सार्वभौमिकता जिसे हम कहते हैं। यूनिवर्सलिज्म रेफर्स टू द बिलीफ, एक ऐसी मान्यता दैट सर्टेन वैल्यूज, कुछ नॉर्म्स होते हैं, मानक होते हैं, कुछ मानदंड होते हैं, और सच एज ह्यूमन राइट्स, ये सब लोगों को मानना चाहिए, क्योंकि ये सच में सच है। ऐसी कोई कंट्री नहीं है जो इसका विरोध कर सके। ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी एक बहुत अच्छा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो आज सब इसकी प्रशंसा करते हैं और इसे अपनाना चाहते हैं। जिस कंट्रीज़ में नहीं है वहाँ के नागरिक। शुड बी अप्लाइड टू ऑल इंडिविजुअल्स, ऐसा माना जाता है कि ये सभी व्यक्तियों पर लागू होना चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ देयर नेशनैलिटी, चाहे उसका देश में कोई भी धर्म क्यों ना हो, कोई भी उनका बैकग्राउंड क्या कुछ भी रहा हो, उन्हें डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स को अपनाना चाहिए, क्योंकि ये वास्तव में बहुत ही ज़्यादा सर्टेन वैल्यू पर बेस्ड है, जिन्हें सब लोग सच मानते हैं। सार्वभौमिकता होनी चाहिए लोकतंत्र की। एग्जाम्पल, यूनाइटेड नेशंस जो है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात करता है 1948 के अंदर, जिसमें वो एम्बॉडीज प्रिंसिपल्स एडवोकेटिंग फॉर ग्लोबल ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन, कि लोगों के जितने भी वर्ल्ड में लोग हैं उनके ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन होना चाहिए। पिछले वीडियो में हमने ह्यूमन राइट्स को कवर किया है शॉर्ट में। फिर हम देखते हैं क्या आता है नेक्स्ट पॉइंट, टॉलरेशन क्या होता है। हम कहते हैं ना, हम कोई चीज़ टॉलरेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सहन कर रहे हैं, तो ये सहनशीलता इसे कहते हैं हिंदी में। द इनलाइटमेंट प्रमोटेड रिलीजियस एंड आइडियोलॉजिकल टॉलरेशन, जो ये हमारी इनलाइटमेंट की एज थी, ज्ञानोदय का जो एक एज था, उसने धार्मिक और वैचारिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। वास्तव में उसने वैचारिक की हमारी आइडियोलॉजिकल जो है वो क्या है, एडवोकेटिंग फॉर को एग्जिस्टेंस एंड रिस्पेक्ट ऑफ डाइवर्स बिलीव, सिर्फ एक तरीके से नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं डाइवर्स होनी चाहिए हमारी बिलीव्स, हम सबके प्रति रिस्पेक्ट करें, ठीक है, सहिष्णु बनाया हमें। इसका मतलब सह अस्तित्व की भावना रखनी चाहिए और विविध विश्वासों के सम्मान को बरकरार रखना चाहिए, उसकी वकालत की। फॉर एग्जाम्पल, थिंकर्स लाइक वॉल्टेयर जो हैं चैम्पियन फ्रीडम ऑफ रिलीजन, माना जाता है कि वो स्वतंत्र, मतलब जो चैम्पियन वॉल्टेयर जैसे विचारकों ने धर्म की स्वतंत्रता का समर्थन को बढ़ावा दिया, कि अपनी मर्जी से लोगों को, कोई स्टेट नहीं कहे, स्टेट का कोई धर्म नहीं होना चाहिए,
स्टेट ना कहे कि कोई धर्म को अपनाओ, अपनी मर्जी से लोगों को इंडिविजुअल फ्रीडम दो कि वो जिस धर्म को अपनाना चाहे वो अपनाए। इस चीज़ में सहिष्णु बनो, टॉलरेशन मतलब हो कि हम पर कोई ज़बरदस्ती ना हो, किसी भी प्रकार की सहिष्णुता होनी चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल हम देखते हैं, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा भारतीय संविधान है गारंटीज रिलीजियस फ्रीडम, वो हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है और कहता है, प्रोहिबिट्स करता है, नकारता है डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन फेथ, कि आपके धर्म के हिसाब से आप पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इंडिविजुअलिज्म, यानी व्यक्तिवाद जिसे हम कहते हैं ना, इंडिविजुअलिज्म को सपोर्ट करना, व्यक्ति इंपॉर्टेंट होना। इंडिविजुअलिज्म प्रायोरिटाइज पर्सनल ऑटोनॉमी, खुद की स्वायत्त सत्ता को बनाए रखना, एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन, जो हमारी खुद की महत्वाकांक्षाएं हैं उन्हें प्रमोट करना। इनलाइटमेंट जो ज्ञानोदय थिंकर्स बिलीव दैट, जो ज्ञानोदय के समय के जो एज के थिंकर्स थे वो इस बात को मानते थे दैट इंडिविजुअल शुड हैव द राइट, कि व्यक्तियों को अधिकार है टू परस्यू हैप्पीनेस, अपने हैप्पीनेस को यानी खुशी को अपनाने का, एंड सक्सेस विदाउट अननेसेसरी गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन। लोग अपने हैप्पीनेस खुशी को अपना सकते हैं, सक्सेस को एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन उस पर गवर्नमेंट का अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा लेकिन अननेसेसरी नहीं कि हर जगह स्टेट आ रही है, हर जगह गवर्नमेंट उन्हें रोक रही है किसी भी तरीके की खुशी मनाने से। हाँ, जो चीज़ लोगों के लिए, समाज के लिए हानिकारक है उसमें तो गवर्नमेंट अपना इंटरवेंशन दिखाएगी। एग्जाम्पल देखते हैं, द कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जहाँ गवर्नमेंट फालतू का कंट्रोल नहीं लगाती है। इसका मतलब वो ज़बरदस्ती नहीं आती है कि अच्छा इकोनॉमिक ट्रेड कर रहे हो, क्या कर रहे हो, हमें हर चीज़ दिखा, ऐसा नहीं। कैपिटलिस्ट में, पूंजीवादी देशों में हम देख सकते हैं गवर्नमेंट फ्री ट्रेड देती है, बहुत सी ऐसी सुविधाएं देती है कि आप अपने अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को जिए, विच एम्फेसाइजेज फ्री एंटरप्राइजेज एंड पर्सनल इनिशिएटिव्स, अपने खुद के इनिशिएटिव्स लेके आइए और बहुत ज़्यादा आप इनोवेशन कीजिए मार्केट में। इट्स रूटेड इन इनलाइटमेंट, इंडिविजुअलिज्म में ही इसकी जो जड़ें हैं हमें देखने को मिलती है, तभी से इसका जो हम कहते हैं ना बीज का बोझ आना तभी से हो गया था। फिर आता है प्रोग्रेस। प्रोग्रेस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, कि प्रगति होना। द आइडिया ऑफ प्रोग्रेस asserts दैट सोसाइटीज़ कैन इम्प्रूव ओवर टाइम थ्रू नॉलेज, इनोवेशन एंड रिफॉर्म। सोसाइटी में धीरे धीरे इनोवेशन, कुछ नए सुधार आए, नॉलेज ज्ञान की वृद्धि हुई। दिस बिलीफ लेड टू सिग्निफिकेंट सोशल एंड पॉलिटिकल चेंज, और ये मान्यता है कि इस बिलीफ ने पॉलिटिकल चेंज लेकर आया सिग्निफिकेंट, और इंक्लूडिंग द एबॉलिशन। एबॉलिशन का मतलब पूर्ण रूप से खत्म कर देना स्लेवरी, दास प्रथा को। दास था हम कहते हैं ना, जो स्लेव बना के लोग अपने मजदूरों को मतलब शोषण करते थे। एंड द एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स, एक्सपेंशन यानी डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक अधिकारों का एबॉलिशन करना, और बहुत ज़्यादा, और इंक्लूड एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी को ख़त्म कर देना। एग्जाम्पल, द एक्सपेंशन ऑफ वोटिंग राइट्स ओवर सेंचुरीज, जो वोटिंग राइट्स थी उसका एक्सपेंशन था फॉर लिमिटेड सफरेज टू यूनिवर्सल सफरेज, रिफ्लेक्ट द एनलाइटमेंट बिलीव इन प्रोग्रेस। एक्सपेंशन किया गया है राइट्स को, ओके, सॉरी फॉर दैट, मतलब बढ़ाया गया है हमारे राइट्स को। पहले हमारे पास लिमिटेड यूनिवर्सल राइट था कि हम वोट दे सकते हैं, लेकिन बाद में उसे बढ़ा दिया गया, प्रोग्रेस हुई है, उसमें प्रगति हुई है, राइट। नाउ वाई द इनलाइटमेंट इज इम्पॉर्टेंट इन पॉलिटिकल साइंस। अब ये राजनीति विज्ञान के अंदर ज़रूरी क्यों है, हम समझते हैं कि इनलाइटमेंट यानी ज्ञानोदय ट्रांसफॉर्म करता है हमारे पॉलिटिकल साइंस को, हमारे राजनीति विज्ञान को, बाय प्रोवाइडिंग अ फ्रेमवर्क, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करके फॉर मॉडर्न गवर्नेंस बेस्ड ऑन रीजन, कि हमारे आने वाली आधुनिक सरकार जो है वो बहुत ज़्यादा जो है एक तरह से हम कहते हैं ना रीजन पे बेस्ड हो जाए। द इन्फ्लुएंस है कॉन्स्टिट्यूशन का हमारे डिज़ाइन राइट्स डिस्कोर्स, हमारे राइट्स को डिज़ाइन करना, एस्टेब्लिशमेंट द मॉडर्न स्टेट, आज के नए आधुनिक स्टेट्स को डेवलप करना। विदाउट इनलाइटमेंट प्रिंसिपल्स, ये सब प्रिंसिपल अगर नहीं होंगे ना, तो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, सेक्युलर गवर्नेंस एंड लीगल प्रोटेक्शंस फॉर इंडिविजुअल फ्रीडम माइट नॉट हैव इमर्ज, इनका उदय नहीं हो पाएगा इन सभी संस्थाओं का, ये दबी हुई रह जाएंगी। कंक्लूड करते हैं पूरे वीडियो को। द इनलाइटमेंट रिमेन्स अ कॉर्नरस्टोन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट, इंपॉर्टेंट है। इट एम्फेसाइजेज ऑन रीजन, सेक्युलरिज्म, इंडिविजुअल, कंटिन्यू टू सेव कंटेम्प्रेरी, हमारे समकालीन राजनीतिक विचारों को, गवर्नेंस के मॉडल को, ह्यूमन राइट के फ्रेमवर्क को बहुत ही अच्छे से चेंज किया, अंडरस्टैंड करने में हेल्प,
हेल्पफुल है एनालिसिस करने में, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, पॉलिसी और ग्लोबल गवर्नेंस को समझने में। तो ये था आज का हमारा वीडियो ऑन एनलाइटमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन पॉलिटिकल साइंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।